नमस्कार दोस्तों। बिगड़ना भी हमारा, कम ना जानो तुम्हें कितना संभलना पड़ रहा है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि एक छोटी सी चींटी भी भारी भरकम हाथी के कान में घुसकर उसे परेशान कर सकती है। महाराष्ट्र में ऐसा ही लगता है कि अब ऐसा ही चींटी और हाथी जैसा मुकाबला चल रहा है, वो भी प्रचंड जीत के बाद। चुनाव में तो अमित शाह ने अपनी रणनीति से महायुति को जबरदस्त बहुमत दिला दिया और विपक्षी राहुल गांधी और मराठा क्षत्र उद्धव ठाकरे और शरद पवार को पटखनी दे दी। लेकिन इस प्रचंड जीत के बावजूद बीजेपी के मुख्यमंत्री वाली सरकार बनने से पहले ही खतरे में आ गई है। महाराष्ट्र में मराठा नेता क्या कर सकते हैं, खासतौर पर तब महाराष्ट्र की राजनीति के असली चाणक्य शरद पवार बीजेपी की इस प्रचंड जीत की बिसात को अभी भी बिखेरने का दम रखते हैं। इस बात का अंदेशा अमित शाह को भी पूरा पूरा है। इस पूरे समीकरण को मैं आपको बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। लेकिन पहले समझिए कि अमित शाह के सहयोगी मराठा क्षत्रप एकनाथ शिंदे ही उनके लिए चुनौती कैसे बन गए हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि पिछले 13 साल से बीजेपी की तमाम चुनावी जीत के रणनीतिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमसाए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए पूरे देश में विपक्ष को ही नहीं, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के दिग्गजों को भी अपनी मुट्ठी में रखने वाले अमित शाह को महाराष्ट्र में एक ऐसा पार्टी का नेता आंखें दिखा सकता है जिसकी पार्टी और कद खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की देन है। क्या अमित शाह ने कभी सोचा होगा कि शिंदे उन्हें तेवर दिखाएंगे और उनके साथ मीटिंग छोड़कर कोप भवन में अपने गांव चले जाएंगे? लेकिन महाराष्ट्र में यही हो रहा है। सवाल सीएम के चेहरे का नहीं है, सवाल सीएम पद से हटने के बाद पूर्व किए जा रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की राजी और नाराजगी का है। शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर कोई भी मुख्यमंत्री हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है अपने कद और पार्टी के नेताओं को मिलने वाले पोर्टफोलियो से। और इसीलिए शिंदे तेवर दिखा रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हें चाहिए ही चाहिए। इसीलिए अपने नेताओं और मंत्रालयों की लिस्ट अमित शाह को सौंपकर शिंदे कोप भवन यानी अपने गांव चले गए थे, जहां के बारे में बताया जाता है कि मोबाइल नेटवर्क तक ठीक से काम नहीं करता, वहां ठीक से मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिलता है। तो सवाल यह उठता है दोस्तों कि आखिर ऐसा कैसे संभव है? वो क्या बात है जो एकनाथ शिंदे को इतनी ताकत दे रही है कि वो देश के सबसे ताकतवर नेता को ही चैलेंज कर रहे हैं? दोस्तों, आज की तारीख में अमित शाह प्रधानमंत्री के बाद नहीं, उनके बराबर के ताकतवर नेता नजर आते हैं। मोदी जी तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी का रिकॉर्ड बनाकर और उम्र के इस पड़ाव पर आकर काफी कुछ संतुष्ट नजर आते हैं। अब केंद्र की सत्ता में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वयंभू उत्तराधिकारी समझने वाले अमित शाह ही सब कुछ माने जाते हैं। मोदी और शाह की जोड़ी ने जिस तरह सत्ता की व्यूह रचना की है, जिसमें सभी संवैधानिक पदों से लेकर अडानी तक आते हैं, उसे देखते हुए तमाम राज और सीक्रेट्स की पोटली संभालने के लिए मोदी जी को शाह से बेहतर कोई नहीं मिल सकता है। लेकिन सत्ता के इस व्यूह रचना में चाहे अनचाहे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी उसका हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, अभी भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। इस व्यूह रचना का अंजाम है महाराष्ट्र के नतीजे। इन नतीजों के दो पहलू हैं और दोनों पहलू एकनाथ शिंदे का ही पलड़ा भारी कर रहे हैं। समझिएगा कैसे, वो विस्तार से आपको समझाता हूं। नतीजों में बीजेपी को 132 सीट मिली, शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिली और अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीट। पूरे विपक्ष को सिर्फ 46 सीटें मिली, 46 सीट्स। इन नतीजों का एक पहलू है ये महायुति सरकार पर जनता का जबरदस्त भरोसा। अगर ये बात सही है, ये बात हर हाल में जनता का ही मैंडेट साबित करता है। विपक्ष के सारे आरोप बेमानी हैं,
तो सरकार तो मुख्यमंत्री के नाम से ही जानी जाती है। यानी जनता का यह भरोसा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर है। बाकी सब सहयोगी की भूमिका में थे। जनता भी उन्हें सहयोगी ही मानती है। बीजेपी सबसे ज्यादा सीट इसीलिए लाई क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी थी। यानी जनता के मैंडेट की माने तो अब की बार फिर शिंदे सरकार। जिस लाडली बहन योजना को बीजेपी प्रचंड जीत का बड़ा आधार बताती है, उसकी लाभार्थी महिलाएं भी अपना शुभचिंतक भाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही मानती हैं। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को नहीं मानती, क्योंकि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर एकनाथ शिंदे विराजमान थे और है भी अभी, जो पूर्व होने वाले हैं। तो फिर शिंदे ही सीएम क्यों नहीं हो सकते हैं? यह सवाल जनता का भी है और शिंदे और उनकी पार्टी का तो 100% है। लेकिन इस सवाल को अमित शाह निपटा चुके हैं। सीएम शिंदे नहीं, सबसे बड़े दल बीजेपी का ही होगा। अब इन नतीजों का दूसरा पहलू भी समझ लीजिए, जो महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद भी अमित शाह और शिंदे के बीच मौजूदा रसाकशी में शायद शिंदे की असल ताकत है। यह पहलू निकलता है अमित शाह की व्यूह रचना पर लग रहे विपक्ष के बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोपों से। विपक्ष का कहना है दोस्तों कि वोटर लिस्ट से उनके वोटर्स के नाम काटने से लेकर मशीन के जरिए वोटिंग और काउंटिंग तक हर स्टेप पर मोदी और शाह ने खेल किया है। चुनाव आयोग ने मोदी और शाह की व्यूह रचना को साकार किया है। लोकतंत्र में विपक्ष के ये आरोप बेहद गंभीर हैं दोस्तों। कुछ सोशल मीडिया चैनल्स ने इन आरोपों से जुड़े सबूत भी सामने रखे हैं और करीब 135 सीट के नतीजों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। एक बड़े मीडिया हाउस ने तो अमेरिका के एक बड़े हैकर के साथ बातचीत का स्टिंग दिखाकर यह भी बता दिया कि मशीन में हेराफेरी बड़े आराम से और बहुत ही व्यापक तौर पर की जा सकती है। इस स्टिंग के बाद चुनाव आयोग ने अमेरिका में बैठे उस हैकर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। ये आरोप और सबूत सही है या गलत, चुनाव आयोग को तो बगैर किसी शिकायत का इंतजार किए खुद से जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। लेकिन यहां तो दूध और पानी की मिलावट करने का सवाल सबसे बड़ा आरोप ही चुनाव आयोग पर है। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े इन्हीं सब आरोपों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर रखी है, जिस पर चर्चा के लिए आयोग ने कल यानी 3 दिसंबर को बुलाया है। क्या ये चर्चा करते हैं आपके साथ। नतीजों के इस दूसरे पहलू से शिंदे को जो ताकत मिलती है वो है राजदार की ताकत। कुछ चुनावी पंडितों का तो मानना है कि चुनाव और नतीजों में गड़बड़ी हुई है और मुख्यमंत्री की हैसियत में एकनाथ शिंदे उसमें शामिल भी रहे हैं। इसीलिए शिंदे के पास सारे राज हैं। और सिर्फ यही राज नहीं, महाराष्ट्र में लगने वाले प्रोजेक्ट्स गुजरात कैसे चले गए, महाराष्ट्र के युवाओं और बेरोजगारों के साथ कैसे धोखा हुआ, कैसे छल किया गया, किसने ये सब किया। धारावी प्रोजेक्ट और अडानी से जुड़ी फाइलें भी बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथ में रही हैं। यानी जिस इक्के के दम पर अमित शाह ताकतवर रहते हैं, दूसरे नेताओं को अपनी शर्त मनवाने की ताकत रखते हैं, वैसा ही इक्का अब एकनाथ शिंदे के हाथ में भी है। बड़ा खतरा यह है दोस्तों कि अगर शिंदे की नाराजगी बढ़ गई और वो बगावत के मूड में आ गए तो सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली राज की कई बातें विपक्षी दलों के पास जा सकती हैं। इस बात का खतरा भी बढ़ रहा है। बताया जाता है कि शरद पवार के सबसे करीबी नेता जितेंद्र आह्वान ने शिंदे से एक मुलाकात भी की है। मुलाकात निजी बताई जा रही है कि यह मुलाकात पर्सनल थी उनकी, लेकिन इस निजी मुलाकात में शिंदे और शरद पवार के बीच कोई निजी खिचड़ी तो नहीं पक रही। यह अंदेशा अमित शाह को भी है। यह अंदेशा सरकार बन जाने के बाद खत्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2019 में भी पहले 80 घंटे की फडणवीस सरकार चली और गिर गई, फिर 2 साल की उद्धव ठाकरे की सरकार बनी और गिर गई। उद्धव सरकार गिराने वाले शिंदे ही थे। तो अब की बार शिंदे कितने घंटे, महीने या फिर साल में ऐसा गुल खिला सकते हैं,
ये कोई नहीं जानता। 80 घंटे की सरकार गिराने वाले किरदार अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद अभी कमजोर नहीं पड़ी है। वो कब क्या करेंगे इसकी कोई सनद शाह और मोदी भी हासिल नहीं कर सकते। वैसे भी अजीत के सबसे करीबी नेता नवाब मलिक और बीजेपी में 36 के आंकड़े हैं। तो अगर बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बन भी जाती है तो अपने पास मौजूद फाइल्स की ताकत और विधायकों की ताकत शिंदे अगर जोड़ तोड़ से बढ़ाने की योजना बनाने लगे तो उन्हें कौन रोक सकता है। अपने 57 और अजीत पवार को मना लेने की सूरत में उनके 41 विधायक और अघाड़ी के 46 विधायक कुल मिलाकर हो जाते हैं 144 144 और बहुमत के लिए चाहिए 146 यानी 2 विधायक और ज्यादा, जिनका जुगाड़ तो निर्दलियों से ही हो जाएगा और इस तरह बीजेपी सत्ता से आउट हो सकती है। इस अंक गणित को मराठा राजनीति के असली चाणक्य शरद पवार से बेहतर कौन समझ सकता है। उम्र के इस पड़ाव पर महज 10 सीट मिलने के बाद अगर अपने खानदान और पार्टी के भविष्य की खातिर भतीजे अजीत पवार के साथ शरद पवार कोई नई इक्वेशन बनाना चाहे तो उन्हें भी कौन रोक सकता है। राजनीति में कच्चे उद्धव भी अब सत्ता की राजनीति खूब समझने लगे हैं, समझते भी है और कांग्रेस महाराष्ट्र में समर्थन देने की स्थिति में ही है, शर्तें लगाने की स्थिति में नहीं है। समझिएगा, महाराष्ट्र में सिर्फ कांग्रेस समर्थन दे सकती है, यानी सिर्फ चारों मराठा नेता ही अमित शाह की पूरी रणनीति को तार तार कर सकते हैं। इस प्रचंड जीत के बावजूद यह समीकरण बीजेपी की नई सरकार पर ऐसे ही खतरा बने रहेंगे अगर शिंदे नाराज रहे तो, यानी अमित शाह के सामने मुख्यमंत्री के नाम से भी बड़ी मुश्किल शिंदे को मनाना है और मनाए रखना है। इसीलिए सत्ता की कुर्सी दुल्हन की तरह तैयार है। मुंबई से दिल्ली तक बाराती तैयार है, तारीख भी पक्की हो गई है, मंच और पंडाल भी सजने लगा है, लेकिन दूल्हा अब तक तय नहीं हो सका है क्योंकि दूल्हे से इंपॉर्टेंट सहबाला है। दोस्तों, जिस दिन से नतीजे आए हैं तब से मैंने आपको यही कहा है कि इस बार की सत्ता की तमाम उठापटक में सबसे महत्वहीन मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा होगी और प्रचंड बहुमत के बाद भी सरकार ना बनाने पाने की स्थिति में उसकी वजह भी यही है कि अमित शाह असल में शिंदे की नाराजगी दूर करने और उन्हें मनाने में ही व्यस्त है। इसीलिए सबसे गैर जरूरी काम सबसे पीछे चल रहा है, मुख्यमंत्री का नाम। बाकी सब कुछ पहले से सेट हो चुका है, डेट, वेन्यू, मेन्यू वगैरह सब कुछ। सत्ता के बिसात पर शिंदे अपनी मौजूदा पोजीशन अच्छी तरह समझते हैं। अपनी इस पोजीशन को आगे भी मजबूत रखने के लिए गृह मंत्रालय शिंदे के पास रहना जरूरी है, क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, जैसे भी चले, अपनी व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। पुलिस अपने हाथ में रहेगी तो पूरे सिस्टम की नकेल अपने हाथों में रहेंगी। फोन टैपिंग से लेकर सच्चे झूठे केस कैसे भी और कितने भी केस करवाने तक की ताकत, खुद पर या अपनी पार्टी के किसी भी दिग्गज साथी पर आने वाली आंच को रोकने की ताकत अब तो राज्य की पुलिस, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अफसरों को भी पकड़ लेती है। यानी अमित शाह के साथ पावर बैलेंस में राज्य का गृह मंत्रालय बहुत काम वाला है। भविष्य में अगर आंकड़े की बाजीगरी दिखानी है तो उस सूरत में भी गृह मंत्रालय शिंदे के पास बहुत काम आ सकता है। इन्हीं सब बातों की आशंका अमित शाह को भी है, इसीलिए वो गृह विभाग शिंदे को नहीं देना चाहते हैं। वरना तो गृह मंत्रालय पर शिंदे का दावा बहुत ही स्वाभाविक है, महायुति की पिछली सरकार के हिसाब से ही वो है। अभी तक शिंदे मुख्यमंत्री थे तो बतौर डिप्टी सीएम गृह मंत्रालय बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के पास था। वित्त विभाग दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार के पास था। सीएम के सिवा यही 2 विभाग ताकत वाले और मलाईदार भी होते हैं। चूंकि अजीत दादा की अपनी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है तो शायद मंत्रालय भी नहीं बदले
और उसी फॉर्मूले के तहत शिंदे को होम डिपार्टमेंट चाहिए। शाह और शिंदे की इस खींचतान में घाटे का अंदेशा भी शिंदे को सबसे कम है। इस बार जो सत्ता दांव पर होगी वो महायुति नहीं, बीजेपी की होगी और खतरा उसी खिलाड़ी से होगा जिसे मोरे से वजीर शाह ने ही बनाया है। शिंदे तो अपनी पार्टी को सत्ता में रखते हुए पूरे राज्य में अपना बेस बढ़ाने के मिशन में जुट चुके हैं। इस दौरान वो सिंपैथी भी बटोर रहे हैं कि 2.5 साल शानदार सरकार चलाने और फिर प्रचंड बहुमत से वापसी करने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। बदनाम कौन हो रहा है? जो शिंदे को सीएम नहीं बनने दे रहा, यानी अपना मुख्यमंत्री और सरकार बनाकर भी घाटे में बीजेपी ही रहने वाली है। बीजेपी को शिंदे की नाराजगी का एक और बड़ा घाटा बीएमसी में भी हो सकता है। अभी जो बीएमसी चुनाव होने हैं, जिसके चुनाव वो 2.5 साल से सत्ता में रहने के बाद भी लटकाए हुए हैं। बीएमसी में बहुमत उद्धव वाली शिवसेना का था। उद्धव के साथ रहते हुए उस वक्त बीजेपी भी लंबी छलांग लगाकर शिवसेना के करीब बराबर आ गई थी। अब वो शिवसेना अगर शिंदे की मानी जाए और शिंदे नाराज हो जाए तो बीएमसी में बीजेपी का हश्र बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। बीएमसी का बजट किसी छोटे स्टेट के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं सब नफे नुकसान के तौल को वो तौल रहे हैं अमित शाह और इसीलिए बेफिक्र होकर गांव निकल गए थे एकनाथ शिंदे। शिंदे के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज बेशक ना सज रहा हो, लेकिन बेताज बादशाह वो बन चुके हैं। ये महाराष्ट्र की जनता भी जानती है। उनके दोनों हाथों में लड्डू जरूर आ चुके हैं और अमित शाह ने मुख्यमंत्री का मुकुट जरूर अपने यस मैन के लिए हासिल कर लिया है, लेकिन बाकी पूरी बिसात हाथ से निकलती दिख रही है। शिंदे को खुश किया गया तो गृह मंत्रालय उन्हें देकर अपनी मुसीबत बढ़ानी ही होगी और गृह मंत्रालय ना देकर शिंदे को नाराज करना उससे भी बड़ी मुसीबत है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे किसी जनादेश का ऐसा दिलचस्प अंजाम देखा है? पहली बार बीजेपी अपने ही गेम में बुरी तरह से उलझ गई है। अमित शाह पहली बार हिट विकेट होते दिखाई पड़ रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।